इतनी सी हो तुम और बातें देखो अपनी। तौबा तौबा, सुनने वाले के कान लाल हो जाएं। वो नूर को दीवार से लगाता इसके गुलाबी लबों पे उंगलियां फेरने लगा। कितनी सी हूँ, वो उंगलियां टपटपाती इससे सवाल करने लगी। इतनी कि मैं अगर दिल में छुपा लूं तो किसी को कानों कान खबर ना हो। वो इसके कान में सरगोशी करता इसके कान की नोक को चूम गया। नूर इसकी इस बेबाक हरकत पर जी भर के शर्मिंदा हुई थी कि अचानक ही धड़ की आवाज से दरवाजा खुला और तायम्मी अंदर आई। बेगैरत लड़की तो रोज रात को इस कमरे में रंगरलियां मनाने आती है। छोड़ दे मामी, बीवी है वो मेरी। और अगर इस घर में किसी को मसला है तो मैं आज ही इस वक्त नूर को रुखसत करवा कर ले जाऊंगा। ये प्यालियां क्या तुम्हारे बाप ने धोकर रखी हैं? जल्दी हाथ चलाओ, नाश्ते का वक्त हो रहा है। और तुम यहाँ नवाबों की तरह खड़ी हो। कुलसुम बेगम की कड़कदार और गुस्से से भरी आवाज ने किचन की खामोशी को तोड़ दिया। वो इस घर की मालकिन थीं, एक रोबदार और सख्त मिजाज खातून जिनकी मर्जी के बगैर इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इनका चेहरा हमेशा तफ्तीशी अंदाज में रहता। इनकी तेज निगाहें किसी न किसी खामी की तलाश में रहती थीं। नूर ने जल्दी से गीले हाथ अपने पुराने दुपट्टे से साफ किए और प्यालियां ट्रे में सजाने लगी। वो मज़ार साहब की यतीम भतीजी थी, जिसके नसीब में इस घर की चारदीवारी और किचन की तपिश के सिवा कुछ नहीं था। सादगी में लिपटी नूर की बड़ी-बड़ी रोशन आँखों में हमेशा एक नामालूम सी उदासी और थकन छुपी रहती थी। यतीम होने के बावजूद इसका दर्जा किसी कुल वक्ती मुलाज़मत से कम नहीं था। इसने बगैर कोई जवाब दिए ट्रे उठाई और डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़ी। इसे बखूबी इल्म था कि इसकी एक भी बात तायम्मी के गुस्से के तूफान को मज़ीद भड़का सकती है। डाइनिंग टेबल पर ज़ोहा पहले से मौजूद थी। वो कुलसुम बेगम की इकलौती बेटी थी। आला तालीम याफ्ता, खूबसूरत और बेहद पुरएतमाद लड़की। इसके कपड़ों से लेकर इसकी बात करने के अंदाज़ तक हर चीज़ से फ़ख्र और गुरूर छलकता था। ज़ोया ने एक अचटती हुई नज़र नूर पर डाली, जो खामोशी से सबके सामने चाय के कप रख रही थी। नूर, चाय ठंडी ना हो, शहरयार को बिल्कुल गर्म चाय पसंद है। ज़ोहा ने इंतहाई अपनायत और मान से शहरयार का ज़िक्र किया जैसे वो इसकी कोई ज़ाती मिल्कियत हो। नूर ने सर झुकाए रखा और चाय उंडेलने लगी। इसने ज़ोहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर शहरयार डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। वो मिर्ज़ा साहब का भांजा और कुलसुम बेगम का अज़ीज़ तरीन होने के साथ-साथ इस घर का सबसे सुलझा हुआ फ़र्द था। इसकी संजीदा आँखें और पुरवकार खामोश तब शख्सियत किसी को भी मुतासिर करने के लिए काफ़ी थी। इसने कुर्सी खींची और बैठते ही इसकी नज़र नूर पर पड़ी। नूर के चेहरे पर थकन के आसार और आंखों के गिर्द हल्के नुमाया थे। शहरयार ने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें में इस पर जमा ली। मिर्ज़ा साहब भी अखबार हाथ में पकड़े आकर अपनी जगह पर बैठ गए थे। वो एक शरीफुल नफ्स मगर कमज़ोर इंसान थे, जो अपनी बीवी कुलसुम बेगम के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। इन्होंने अखबार के पीछे से शहरयार और नूर की खामोश नज़रों का तबादला महसूस किया और फिर खौफज़दा होकर अपना चेहरा अखबार में छुपा लिया। ज़ोया ने ज़ोहा ने मुस्कुराते हुए शहरयार की तरफ देखा और बोली, शहरयार, मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते हम वो नई गाड़ी देखने चलें जिसका तुम ज़िक्र कर रहे थे। आखिर हमारी मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी गाड़ी तो होनी चाहिए। मैंने मामा से भी इस बारे में बात की थी। शहरयार ने चाय का कप उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। ये मुस्कुराहट ज़ोहा के लिए मुकम्मल रज़ामंदी थी, लेकिन हकीकत में ये महज़ एक रस्म थी। शहरयार की असल तवज्जो नूर के झुके हुए सर पर थी। इसे ज़ोहा की इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो वो इस पर अपना हक जताने के लिए करती थी। वो ज़ोहा की बातों का जवाब सिर्फ़ मुस्कुराहट या हूँ-हाँ में देता था, जो दरअसल इसकी एक गहरी बेज़ारी थी। नूर खामोशी से किचन में वापस आ गई। इसका दिल एक अजीब-सी तकलीफ से भर गया। ज़ोहा का यूँ शहरयार पर हक जताना और इसे एक बेजान चीज़ समझकर नज़रअंदाज कर देना नूर के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी ये सब सहना आसान नहीं था। इसकी ज़िंदगी एक ऐसे साए की मानंद बन चुकी थी जिसका अपना कोई वजूद नहीं था। वो रोज़ाना फजर से लेकर रात गए तक काम में जुटी रहती और बदले में इसे सिर्फ ताने और डांट डपट मिलती थी। कुलसुम बेगम इसे अपनी बेटी के सामने एक बदनुमा दाग समझती थी। इसीलिए इन्होंने नूर को हमेशा किचन से और पिछले कमरों तक महदूद रखा था। नाश्ते के बाद जब सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए तो नूर पिछले सहन में कपड़े सुखाने के लिए चली आई। अचानक इसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो शहरयार खड़ा था। इसके चेहरे पर फिक्र के साए वाजे थे। तुमने आज फिर नाश्ता नहीं किया नूर? शहरयार ने धीमी मगर सख्त आवाज में पूछा। नूर ने जल्दी से नजरें चुरा ली। मुझे भूख नहीं थी। शहरयार ने आगे बढ़कर इसके हाथ से गीले कपड़ों की टोकरी ली और एक तरफ रख दी। तुम कब तक अपने आप को इस तरह सजा देती रहोगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि बस कुछ वक्त की बात है।
तुम इस तरह खामोशी से सब कुछ सहकर मुझे मज़ीद शर्मिंदा करती हो। नूर की आँखों में आँसू तेज़ी से तैरने लगे। कुछ वक़्त कितना लंबा होता है शहरयार। ताई अम्मी आज फिर ज़ोहा की शादी की बातें कर रही थी। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूँ? आपको सबके सामने मेरा मुजरिम बनकर खड़ा होना पड़ता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इन तानों को तो तकदीर का फैसला समझकर सह लेती हूँ, मगर ज़ोहा बाजी की वो बातें मेरी जान निकाल लेती हैं। शहरयार के चेहरे पर गहरा दुख उभर आया। इसे वो दिन शिद्दत से याद आ गया जब चंद माह कबल कुलसुम बेगम ने नूर की शादी एक अधेड़ उम्र और बदकिरदार शख्स से तय कर दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो नूर से जान छुड़वा सके। इस वक्त शहरयार अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था। इसने मिर्ज़ा साहब को साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि वह नूर को इस दलदल में नहीं धकेलने देगा, और फिर मिर्ज़ा साहब की मौजूदगी में इंतहाई राज़दारी के साथ इसने नूर से निकाह कर लिया था। मिर्ज़ा साहब ने अपनी भतीजी की ज़िंदगी बचाने के लिए इस राज को अपने सीने में छुपा लिया था और अपनी बीवी से बगावत करके एक बड़ी आजमाइश मोल ले ली थी। ये निकाह एक मजबूरी था, ताकि नूर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और इसे बेचे जाने से रोका जा सके। इस सब को राज़ इसलिए रखा गया क्योंकि शहरयार की माँ अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला थी और इनके दिल की सर्जरी होनी थी। दूसरी तरफ शहरयार के पास कोई पक्की नौकरी भी नहीं थी। वो इस वक्त कुलसुम बेगम के तूफ़ान का सामना करने और नूर को बाइज़्ज़त तरीके से अपनाने की पोज़ीशन में नहीं था। तुम जानती हो कि मैं मजबूर हूँ, शहरयार ने नूर की आँखों में देखते हुए कहा। अम्मी की सर्जरी हो जाए और मुझे वो नौकरी मिल जाए जिसका इंटरव्यू मैंने पिछले हफ्ते दिया है, तो मैं सब कुछ सच बता दूंगा। मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर अपने घर ले जाऊंगा, पूरे हक और इज्जत के साथ। तुम मेरी बीवी और नूर कोई मुलाजमा नहीं। मैं ये बात सारी दुनिया के सामने साबित करूंगा। नूर ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। मुझे आप पे भरोसा है शहरयार, मैं बस डर जाती हूँ। ताई अम्मी जोहा को लेकर बहुत हसास है। अगर इन्हें हमारे निकाह का इल्म हो गया तो वो कयामत ढा देंगी, और मामू वो भी इनके सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। शहरयार ने इसे तसल्ली देने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी कुलसुम बेगम की ऊंची आवाज गूंजी। नूर, कहाँ गायब हो गई हो तुम? दोपहर के खाने की तैयारी क्या पड़ोसन आकर करेगी? नूर एकदम घबरा गई। इसने जल्दी से टोकरी उठाई और शहरयार को देखे बगैर किचन की तरफ भाग गई। शहरयार गहरी सांस लेकर वहीं खड़ा रह गया। वो जानता था कि ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है। ज़ोया जिस तरह इसके साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रही थी, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। दोपहर के वक़्त घर में अजीब-सी खामोशी छाई हुई थी। ज़ोया अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी, जबकि कुलसुम बेगम लाउंज में सोफ़े पर बैठी किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर बात कर रही थी। इनकी गुफ्तगू ज़ोया के जहेज़ और शहरयार की पसंद-नापसंद के गिर्द घूम रही थी। किचन में सब्जियां काटती नूर के कानों में ये बातें पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। मिर्जा साहब बाहर से आए तो इनका चेहरा उतरा हुआ था। वो खामोशी से कुलसुम बेगम के पास आकर सोफे पर बैठ गए। कुलसुम, तुम जुहा और शहरियार की बात इतनी पक्की समझकर सबको क्यों बता रही हो? अभी तो बच्चे ने अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुम जरा सब्र से काम क्यों नहीं लेती? मिर्जा साहब ने डरते डरते बात शुरू की। कुलसुम बेगम ने फोन बंद किया और इनकी तरफ सख्त नजरों से देखा। क्यों ना बताऊँ, मेरी नंद का बेटा है। बचपन से मैंने इसे ज़ोहा के लिए ही तो माँगा है। ज़ोहा का हक है इस पर, और शहरयार को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। वो कौन-सा मना कर रहा है? मिर्ज़ा साहब ने लब खींच लिए। वो जानते थे कि शहरयार क्यों खामोश है, मगर वो अपनी बीवी के सामने वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, जो इन्होंने खुद अपने हाथों से अंजाम दिया था। इनके ज़हन में बार-बार नूर का उतरा हुआ चेहरा और शहरयार का वो मुश्किल फैसला घूम रहा था। लेकिन फिर भी हमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए। हो सकता है इसके दिल में कुछ और हो। मिर्ज़ा साहब ने बात मुकम्मल करने की कोशिश की। आप चुप रहें। कुलसुम बेगम ने इनकी बात काट दी और गुस्से से बोली, आपको तो बस बातें बनाना आती हैं। मैंने जो फैसला कर लिया है वही होगा। जोहा की शादी शहरयार से ही होगी, और ये पत्थर पर लकीर है। किचन के दरवाजे के पास खड़ी नूर ने ये सब सुना तो इसके हाथ से छुरी छूटकर स्लेब पर गिरी। कुलसुम बेगम के अल्फाज किसी हतमी फैसले की तरफ इसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे। वो शहरयार की मनकूहा थी, इसके नाम की अंगूठी इसने एक धागे में पिरोकर अपने गले में छुपा रखी थी। वो एक जायज़ रिश्ते में बंधी थी, मगर इसे चोरों की तरह रहना पड़ रहा था। जोहा पानी पीने के लिए किचन में आई तो इसने नूर को सख्ते की हालत में खड़ा पाया। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बुत बनी क्यों खड़ी हो? जोहा ने नागवारी से पूछा। नूर चौंकी और जल्दी से स्लीप साफ करने लगी। कुछ नहीं जोया बाजी, मैं बस काम कर रही थी। जोहा ने पानी का ग्लास भरा और जाते जाते बोली,
देखो नूर, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कपड़े इस्त्री करने और कमरा सेट करने का काम ध्यान से किया करो। मैं नहीं चाहती कि शहरियार के सामने मेरी कोई भी चीज़ बिखरी हुई मिले। इसे सलीका पसंद है। ज़ोहा की बात नूर के दिल पर नश्तर की तरह लगी। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पीछे धकेला और इस्पात में सर हिला दिया। ज़ुहा वहाँ से चली गई, लेकिन नूर को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी सांसें छीन ली हों। इसने अपने गले में पड़ा वो धागा महसूस किया, जिसमें इसके निकाह की अंगूठी छुपी थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। शहरयार अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था। इसे अपनी माँ की बीमारी और नूर की बेबसी दोनों एक साथ सता रही थी। वो जानता था कि वक्त बहुत तेजी से इसके हाथ से निकल रहा है। जोहा की खाम फहमियाँ और कुलसुम बेगम की तैयारियां इस बात का सबूत थीं कि वो जल्द ही कोई बड़ा ऐलान करने वाली थी। इसे कोई मजबूत कदम उठाना था, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। इसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। इसके चेहरे पर एक नया अज़्म और इरादा था। वो मज़ीद नूर को इस अज़ियत में नहीं देख सकता था। अस्पताल से डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी कि इसकी माँ की हालत अब खतरे से बाहर है और सर्जरी कामयाब हो चुकी है। फ़ोन बंद करते ही इसने एक गहरी सांस ली। एक बोझ तो इसके सीने से उतर गया था। अब बस इंटरव्यू के नतीजे का इंतज़ार था। ये नया हौसला लिए वो अगली सुबह किचन की तरफ आया तो नूर अकेली बर्तन समेट रही थी। शहरयार ने आगे बढ़कर मोती के गजरे स्लेब पर रख दिए। ये क्या कर रहे हैं आप शहरयार? नूर ने घबरा कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अगर ताई अम्मी ने देख लिया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। आप बराह करम यहाँ से चले जाएं। शहरयार ने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोका। तुम कब तक यूं सहम कर जियोगी नूर? तुम मेरी मनकोहा हो, मेरा हक है तुम पर। मैं अपनी बीवी को एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकता। नूर की आंखों से आंसू छलक पड़े। इसने नरमी से अपना हाथ छुड़वाया। हक तो तब होता है जब दुनिया इसे तस्लीम करे। इस बंद कमरे और छुपे हुए रिश्तों का क्या एतबार? हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह मिलते हैं। आपकी ये खामोशी मुझे अंदर से ख़त्म कर रही है। ताई अम्मी लम्हा-लम्हा बातें सुनाती हैं और मैं चुपचाप सहती हूँ। मुझे ये गजरे नहीं, अपना वो मकान चाहिए जिसका आपने मुझसे वादा किया था। मैं जानता हूँ तुम तकलीफ़ में हो। शहरयार ने बेबसी से कहा, मगर मेरा यकीन करो बस कुछ दिन और, मैं तुम्हें इस कैद से ज़रूर निकाल लूँगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाहर से कुलसुम बेगम की कड़कदार आवाज़ गूंजी, जिससे इन दोनों को चौंका दिया। सब लोग जल्दी से लाउंज में आओ, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। नूर ने कांपते हाथों से गजरे अपने दुपट्टे में छुपाए और शहरयार तेज कदमों से बाहर निकल गया। लाउंज में कुलसुम बेगम के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। ज़ोहा इनके पास ही बैठी थी। मिर्ज़ा साहब भी सोफ़े के एक कोने में खामोश बैठे थे। मैंने फ़ैसला कर लिया है। कुलसुम बेगम ने सब पर एक तायराना नज़र डाली। अगले जुम्मे ज़ुहा और शहरयार की बाकायदा मंगनी की रस्म होगी। मेरी बहन की तबीयत अब बेहतर है, वो भी अस्पताल से घर आ जाएगी, तो ये खुशी का मौका हम मज़ीद क्यों टालें? ज़ुहा खुशी से उछल पड़ी। मामा, मैं बहुत खुश हूँ। आप दुनिया की सबसे अच्छी मामा हैं। शहरयार के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसने बेबसी से मिर्ज़ा साहब का चेहरा देखा, मगर इन्होंने नज़रें चुरा लीं। मामी, अभी अम्मी की तबीयत पूरी तरह संभली नहीं है। हमें कुछ अरसा इंतज़ार कर लेना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? कुलसुम बेगम के माथे पर देवियाँ उभर आईं। जल्दी क्यों नहीं है? तुम दोनों जवान हो। मैं और तुम्हारी माँ कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। रस्म सादगी से घर पर ही तो करनी है। तुम इस बहस को यहीं ख़त्म करो। किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी नूर का वजूद काँपने लगा। ये अल्फाज इसके लिए किसी मौत के परवाने से कम नहीं थे। ज़ुहा अपनी खुशी में दीवानी हो रही थी। वो भागकर किचन में आई और नूर का बाजू पकड़ लिया। नूर, तुमने सुना? मेरी और शहरयार की मंगनी हो रही है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाज़ार जाना है। मुझे अपने लिए मंगनी का जोड़ा लेना है और शहरयार को तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी लगती है। तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत लिबास मुंतखब करोगी। नूर को लगा जैसे इसके दिल में किसी ने खंजर उतार दिया हो। वो अपनी ही सौकन बनने वाली कज़न की मंगनी की तैयारियों में कैसे शामिल हो सकती थी? मगर इसके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसे खामोशी से ज़ुहा के पीछे जाना पड़ा। बाज़ार में ज़ुहा एक दुकान से दूसरी दुकान में चहकती फिर रही थी। नूर एक बेजान साए की तरह इसके साथ थी। ये सुर्ख रंग का जोड़ा कैसा है नूर? ज़ुहा ने एक भारी कढ़ाई वाला लिबास अपने सामने रख कर पूछा। शहरयार की दुल्हन पर यही जचेगा ना? तुम बताओ, क्या वो मुझे इसमें देखकर खुश होगा? नूर के हलक में कांटे चुभने लगे। इसने भराई हुई आवाज़ को बड़ी मुश्किल से काबू किया। ये बहुत खूबसूरत है बाजी। आप पर वाक़ई बहुत जचेगा। इसके दिल से खून के आँसू टपक रहे थे। आज इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि खामोशी कैसे इंसान को ज़िंदा दरगोर कर देती है। वो अपने ही हाथों अपनी बर्बादी पर मोहर लगा रही थी।
ये सारा दिन मिर्ज़ा साहब के लिए भी किसी अज़ियत से कम नहीं था। इनकी बेचैनी अब अपने काबू से बाहर हो रही थी। रात का अंधेरा छाते ही इन्होंने शहरयार को अकेले में छत पर बुला लिया। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? मिर्ज़ा साहब की आवाज़ में शदीद कर्द था। तुमने वादा किया था कि जल्द सच सामने ले आओगे। अब कुलसुम मंगनी की तैयारियां कर रही है। तुम सुहा की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? शहरयार ने बेबसी से सर पकड़ लिया। मामू आप समझते क्यों नहीं? मैं एक अजीब नफसियाती जंग का शिकार हूँ। मेरी माँ की हालत अभी थोड़ी-सी बेहतर होती है। अगर मैंने आज सच बता दिया तो मामी जो हंगामा करेंगी, मेरी माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे थोड़ी-सी मोहलत चाहिए। मिर्ज़ा साहब तल्ख़ी से बोले, अब साथ सामने ना लाए तो ज़ुहा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और नूर का क्या कसूर है? इस बच्चे की खामोशी मुझसे सही नहीं जाती। हमने इसे एक अज़ाब से निकाल कर दूसरे अज़ाब में धकेल दिया है। कुलसुम को सच बताना ही पड़ेगा। शहरयार ने इनके हाथ थाम लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मामू, मैं नूर के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूँगा। मैं जल्द ही सब ठीक कर दूँगा। मेरा यकीन करें, इस रात की तल्ख़ गुफ्तगू के बाद अगले 2 दिन किसी तूफ़ान से पहले की खामोशी की तरह गुज़रे और फिर वो ख़बर आ गई जिसने शहरयार की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। इसे इस बड़ी कंपनी में अफ़सर की मुलाज़मत मिल गई जिसका इसने इंटरव्यू दिया था। ये नौकरी इसकी तवक्कात से कहीं बढ़कर थी। इसके साथ ही अस्पताल से ये इत्तला भी आ गई कि इसकी माँ की सेहत तेज़ी से बेहतर हो रही है और अभी नहीं किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। शहरयार के हौसले बुलंद हो गए। इसने महसूस किया कि अब वक़्त आ गया है कि वो अपने पैरों की ज़ंजीरें तोड़ दे। इसने फैसला कर लिया था कि अब वो नूर को इस घुटनज़दा ज़िंदगी से निकाल कर अपने नए घर में ले जाएगा और पूरी दुनिया के सामने इस रिश्ते का इकरार करेगा। इसने रात के वक़्त मिर्ज़ा साहब से वो निकाहनामा माँग लिया जो इन्होंने पिछले कई महीनों से सँभाल कर रखा हुआ था। वो अपने कमरे में खड़ा बेचैनी से टहल रहा था। इसने सोच लिया था कि आज रात जब सारा घर सो जाएगा तो वो नूर को अपने कमरे में बुलाकर इसे ये खुशखबरी सुनाएगा और इसे वो निकाहनामा दिखाएगा ताकि इसके दिल से सारे खौफ निकल जाएँ। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये रात इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। घर की खामोशी में एक अजीब-सी सनसनाहट थी, जैसे दीवारें भी किसी बड़े इंकशाफ का इंतज़ार कर रही हों। रात का आखिरी पहर था और सारा घर गहरी नींद में सो रहा था। शहरयार के कदमों में एक अजीब-सी तेज़ी और बेताबी थी। वो सीधा नूर के छोटे से कमरे की तरफ गया और हल्के से दरवाज़ा बजाया। नूर ने डरते-डरते दरवाज़ा खोला। इसकी आँखों में नींद के बजाय एक नामालूम सा खौफ था। आप इस वक़्त यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई जाग जाएगा तो मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। आप जाएँ यहाँ से। शहरयार ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा। मेरे साथ आओ नूर, आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। वो इसे खींचकर अपने कमरे की तरफ ले आया। आप पागल हो गए हैं शहरयार? मुझे वापस जाने दें। ताई अम्मी ने देख लिया तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। नूर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। बस नूर, बहुत डर लिया तुमने। अब तुम ये देखो। इसने बेड पर पड़ी एक फ़ाइल खोली और कुछ कागज़ात निकाल कर नूर के सामने रख दिए। नूर ने हैरत से इन कागज़ात को देखा। ये क्या है? ये मेरी नई नौकरी का लेटर है। शहरयार की आवाज़ में पुरसुकून और गहरी खामोशी थी। और ये हमारा निकाहनामा जो मामू ने आज मुझे दे दिया है। मैंने फैसला कर लिया है नूर, कल सुबह मैं मामी और ज़ुहा को सब कुछ बता दूँगा। हम कल ही ये घर छोड़ देंगे। अब तुम्हें एक पल के लिए भी किसी की ताना-ज़नी सुनने की ज़रूरत नहीं है। नूर की आँखों से खुशी के आँसू गिरने लगे। शहरयार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या वाक़ई हमारा छुप-छुप कर मिलना ख़त्म हो जाएगा? क्या मैं सबके सामने आपकी बीवी कहलाऊँगी? क्या वाक़ई मेरे दुखों का अख्तिताम हो गया है? शहरयार ने मुस्कुराकर इसके आँसू साफ़ किए। हाँ नूर, अब सिर्फ़ चंद दिन की बात है। मैं कल ही अपना नया घर देखूँगा और तुम्हें पूरे हक़ और इज़्ज़त से वहाँ ले जाऊँगा। तुम इस घर की खादमा नहीं, मेरी शरीके हयात हो। अब कोई तुम्हें किचन की दीवारों तक महदूद नहीं रख सकता। नूर खुशी से मुस्कुरा दी, लेकिन इसकी ये मुस्कुराहट ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। दरवाजे में कुलसुम बेगम खड़ी थीं। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। इनके बिल्कुल पीछे सुहा खड़ी थी जिसके हाथ में पानी की बोतल थी। वो पुत बनी शहरयार और नूर को देख रही थी। बोतल इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और पानी चारों तरफ बिखर गया। वे गैरत लड़की बग़ैरत लड़की! कुलसुम बेगम की ऊँची और सख्त आवाज़ पूरे कमरे में गूँजी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और नूर की तरफ उँगली उठाई। "तू रोज़ रात को इस कमरे में रंगरलियाँ मनाने आती है? मैं तुझे इस घर में पनाह देती हूँ।
तुझे रोटी देती हूँ और तू मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। नूर डर के मारे पीछे हटी और दीवार से लग गई। इसका सारा जिस्म कांपने लगा, इसे लगा जैसे आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कुलसुम बेगम ने आगे बढ़कर नूर के बाजू को पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक शहरयार सामने आ गया। इसने निहायत मजबूती से कुलसुम बेगम का हाथ थाम लिया। आज इसके चेहरे पर वो पुरानी खामोशी और मुरवत नहीं थी जिसे हमेशा इसकी कमजोरी समझ लिया जाता था। आज वो एक शौहर था जो अपनी बीवी के दिफा के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा था। पीछे हटे, हाथ पीछे रखे मामी। शहरयार की आवाज एक दो टोक और गहरा चला था। कुलसुम बेगम हैरत से पीछे हटी। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। तू तू मेरा हाथ रोक रहा है शहरयार। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम मुझसे ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है। तुम भूल गए हो मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं। ये कोई आम लड़की नहीं है, बीवी है मेरी। शहरयार ने पूरे कमरे में गूंजती हुई आवाज़ में जवाब दिया। और अगर इस घर में किसी को इस बात से मसला है तो मैं आज ही नूर को रुखसत करवा कर अपने साथ ले जाऊँगा। मैं अब मज़ीद इसे आपके रहमो-करम पर नहीं छोड़ सकता। ये अल्फ़ाज़ ज़ुहा के लिए किसी बम से कम नहीं थे। इसकी आँखों से आँसू बहने लगे, इसकी हिचकियाँ बन गईं। वो बामुश्किल चलते हुए आगे आई। शहरयार, तुम ये क्या कह रहे हो? ये मज़ाक है ना? तुम बस एक बार कह दो ये झूठ है। ये लड़की, ये तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? हमारी तो मंगनी होने वाली है। तुमने मेरे साथ ज़िंदगी गुज़ारने के ख्वाब देखे थे। हमने तो मुस्तकबिल की सारी मंसूबाबंदी कर ली थी। शहरयार ने ज़ोहा की तरफ देखा। इसकी आंखों में ज़ोहा के लिए दुख था, मगर वो सच बोलने से पीछे नहीं हटा। मैं तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया ज़ुहा। मैंने हमेशा तुम्हारी बातों का जवाब खामोशी से दिया, क्योंकि मैं मामी का लिहाज़ करता था। तुमने खुद ही सब कुछ फ़र्ज़ कर लिया। मैं तुम्हें सिर्फ़ एक कज़न समझता हूँ। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ और ये मेरी कानूनी बीवी है। सुहा को लगा जैसे किसी ने इसके वजूद को रेज़ा-रेज़ा कर दिया हो। इसे यकीन नहीं आ रहा था इसका मंगेतर इसे छोड़कर इस लड़की को अपना रहा है जिसे वो हमेशा एक बेजान चीज़ समझती थी। वो मुँह पर हाथ रखकर फूट-फूट कर रोने लगी। सुहा, मैंने तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, अगर मेरी खामोशी से तुम्हें किसी धोखे में रखा। शहरयार ने बात जारी रखी। मगर मैं मजबूर था, मामी ने मेरे घर वालों के एहसानात का बोझ मुझ पर डाल रखा था और मैं नूर को भी नहीं मरने दे सकता था। तुम एक पढ़ी लिखी हो, तुम खुद सोचो कि क्या खामोशी हमेशा रजामंदी होती है? इसी शोर शराबे में मिर्जा साहब भी कमरे में दाखिल हो गए। इनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन आज इनकी चाल में एक अजीब सा सुकून था। इन्होंने आते साथ ही सूरत हाल का जायजा लिया। ये क्या तमाशा लगा रखा है रात के इस पहर? कुलसुम बेगम ने मिर्जा साहब को देखते ही अपना रुख इनकी तरफ कर लिया। देखें अपने इस लाडले भांजे को और अपनी इस भतीजी को। मैं तो आज इस लड़की को जान से मार दूंगी। इसने मेरी बेटी का घर उजाड़ा है। मिर्जा साहब खामोशी से आगे बढ़े। इन्होंने शहरयार के हाथ से वो कागज लिया और कांपते मगर मजबूत हाथ से इसे कुलसुम बेगम के सामने कर दिया। ये सच कह रहा है कुलसुम। मिर्जा साहब की आवाज में पहली बार कोई खौफ नहीं था। नूर इसकी मनकूहा है और इस निकाह का गवाह तू। कुलसुम बेगम के कदम लड़खड़ा गए। इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आप आपने मेरे पीठ पीछे ये सब किया? आपने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली। आपको शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी का गला काटते हुए? सुहा ने एक लफ्ज़ ही नहीं कहा, वो बस रोते हुए अपने बाप और शहरयार को देख रही थी। कुसुम बेगम ने गुस्से में आगे बढ़कर निकाहनामा फाड़ने की कोशिश की। मैं नहीं मानती इस झूठे निकाह के कागज़ को। ये लड़की मेरे घर से आज ही निकलेगी। मैं इस निकाह को नहीं मानती। मिर्ज़ा साहब ने तेज़ी से कागज़ पीछे कर लिया और कुलसुम बेगम का हाथ सख्ती से झटक दिया। खबरदार कुलसुम, बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म। तुम इस बच्ची को एक बूढ़े और बदमाश आदमी के हाथ बेचने लगी थी ताकि तुम जुआ के रास्ते से इसे हटा सको। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने और शहरियार ने मिलकर इसकी जान बचाई है। तुमने इस घर को जहन्नुम बना दिया था और अब मैं मजीद किसी की एक नहीं सुनूंगा। ये सुनकर जोहा ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा। मामा, क्या पापा सच कह रहे हैं? आप नूर की शादी किसी बूढ़े से करवा रही थी? सुहा के लिए ये सदमा इसकी अपनी मंगनी टूटने से ज़्यादा बड़ा था। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसकी माँ इस हद तक जा सकती है। कुलसुम बेगम के पास कोई जवाब नहीं था। इनका सारा गुरूर और तकब्बुर मिट्टी में मिल चुका था। मिर्ज़ा साहब ने नूर के पास जाकर इसका हाथ पकड़ा। नूर की आंखों से शुक्राने के आंसू बह निकले। जिस मामू को वो हमेशा एक खामोश और तमाशाई समझती थी, आज वो इसके लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़े थे। मिर्ज़ा साहब ने नूर का हाथ लाकर शहरयार के हाथ में दे दिया। ये तुम्हारी अमानत है बेटा, इसे ले जाओ अपने कमरे में। आज के बाद की लड़की किचन में कदम नहीं रखेगी। ये इस घर की बहू है। इस रात घर की
दीवारों ने वो मंज़र देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। सालों से कायम अना, गुरूर और झूठी शान के बुत एक ही लम्हे में पाश-पाश हो गए थे। कुलसुम बेगम सोफ़े पर गिरकर रोने लगीं, मगर आज इन्हें चुप कराने या इनसे डराने वाला कोई नहीं था। नूर ने शहरयार का हाथ मज़बूती से पकड़ लिया। इसके दिल का सारा खौफ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। आज सच्चाई जीत गई थी और इसने अपने हक़ को खुली आँखों से तस्लीम होते देखा था। वो ज़ोहा को देखकर दुखी ज़रूर थी, मगर इसे मालूम था कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वो कई ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बचा लेता है। अगली सुबह पूरे घर पर एक गहरी उदासी और मातम का समा छाया हुआ था। कुलसुम बेगम ने रात के इस वाक़ये के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और किसी से बात करने को तैयार नहीं थी। शहरयार की वालदा निगत बेगम को जब इस हंगामे की खबर दी गई, तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गईं। इनकी तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं थी, मगर इकलौते बेटे की अचानक और खुफिया निकाह तो सुनकर वो शदीद सदमे में थी। नाउच में कदम रखते ही इनकी नज़र नूर पर पड़ी, जो एक कोने में सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी थी। ये क्या जादू कर दिया तूने मेरे सीधे-साधे बेटे पर? निगत बेगम ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। मैंने तो तुझे एक मासूम और बेसहारा बच्ची समझा था और तूने मेरे ही बेटे को अपने जाल में फँसा लिया। कुलसुम भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी। तूने इस घर का सुकून और मेरी बेटी जैसी भांजी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। नूर के होंठ काँपे और आँखों से मोटे-मोटे आँसू गिरने लगे। इसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। शहरयार ने आगे बढ़कर अपनी माँ का बाजू पकड़ा। अम्मी, खुदारा नूर को कुछ मत कहें। इसका कोई कोई कसूर नहीं है। जो किया है मैंने किया है। तू चुप कर जा शहरयार। निगत बेगम गुस्से से बोली, तूने हम सबकी नाक कटवा दी है। इसी दौरान मिर्ज़ा साहब आगे बढ़े और अपनी बहन के सामने आकर खड़े हो गए। इस बच्ची को इल्ज़ाम मत दो निगत। इनकी आवाज़ में एक गहरा ठहराव और दुःख था। ये बेकसूर है। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा करना है तो अपनी इस भाभी पर करो, जिसने इस यतीम को एक बदकिरदार और बुरे आदमी के हाथ बेचने का पक्का इरादा कर लिया था। निगत बेगम के कदम लड़खड़ा गए। इनकी आंखों में शदीद हैरत थी। भाईजान, आप ये क्या कह रहे हैं? भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये तो इनकी अपनी सगी भतीजी है। ये कड़वा सच है निगत। मिर्ज़ा साहब ने गहरी सांस ली। शहरयार ने इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए कदम उठाया और मैंने खुद इस निकाह की गवाही दी। तुम्हारे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि इसने एक मासूम की ज़िंदगी को जहन्नुम बनने से रोका। ये सुनना था कि निगत बेगम का सारा गुस्सा ममता के आंसुओं में बह गया। इन्होंने धीरे से आगे बढ़कर नूर के सर पर हाथ रखा और फिर इसे अपने गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतनी बड़ी अज़ियत से गुज़र रही थी। मेरे बेटे ने वाक़ई बहुत बड़ा काम किया है, इसने एक जान बचाई है। नूर इनके गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। ये पहली बार था जब इस घर में किसी ने इसे इतना प्यार और अपनाइयत से गले लगाया था। कुछ देर बाद ज़ोहा ने नूर को अपने कमरे में बुलवाया। ज़ोहा का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और आँखों के गिर्द हल्के इसके अंदर की टूट-फूट और रात भर के जागने का पता दे रहे थे। नूर, ज़ोहा की आवाज़ बामुश्किल निकली और इसकी आँखों में एक गहरी तड़प थी। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मेरी खुशियाँ छीन रही हो? तुम जानती थी कि मैं शहरयार को कितना चाहती हूँ और हमारा मुस्तकबिल क्या है, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नूर ने अपने आँसू साफ किए और ज़ोहा के करीब आकर बोली, बाजी, मैंने कभी किसी की खुशियाँ नहीं छीनी। मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी जब ताई अम्मी मुझे इस बूढ़े के साथ ज़बरदस्ती भेजने लगी थी। शहरयार ने मुझ पर रहम खाया और ज़बरदस्ती मुझे ये हक़ दिया। मैं कभी इनसे कुछ नहीं माँगा था, हत्ता कि मैं तो सारी ज़िंदगी किचन के इसी कोने में गुज़ारने को तैयार थी ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान ना आए। ज़ोहा ने हैरत से नूर को देखा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि शहरयार ने इसे कभी धोखा नहीं दिया था। इसने वाक़ई कभी शहरयार से पूछा ही नहीं था कि वो क्या चाहता है। वो हमेशा अपनी ही बातों और ख्वाबों में मगन रही और शहरयार की खामोशी को इसकी हाँ समझती रही। ज़ोहा को नूर का दुःख अपनी महरूमी से कहीं ज़्यादा बड़ा और गहरा लगा। इसने खामोशी से अपना चेहरा मोड़ लिया और आँखें बंद कर ली। दोपहर के वक़्त घर में एक नया हंगामा खड़ा हो गया। कुलसुम बेगम ने आखिरी चाल चलते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। इन्होंने धमकी दी थी कि अगर शहरयार ने नूर को फ़ौरन तलाक देकर ज़ोहा से शादी करने का वादा ना किया तो वो हमेशा के लिए ये घर छोड़ देंगी और पूरे ख़ानदान में सबकी इज़्ज़त खाक में मिला देंगी। मैं अभी नंगे पैर इस घर से निकल जाऊँगी और गली-गली तुम सबकी बेवफ़ाई का ढिंढोरा पीटूँगी। तुम सब मेरा तमाशा देखोगे। दरवाज़े की दूसरी तरफ से कुलसुम बेगम की ऊँची और भपरी हुई आवाज़ गूंज रही थी। शहरयार और निगहत बेगम परेशान खड़े थे।
ज़ोहा भी दरवाज़े के पास खड़ी रो रही थी। मामा दरवाज़ा खोलें, खुदारा ऐसा कोई तमाशा ना करें, लोग क्या कहेंगे? ज़ोहा की आवाज़ सिसकियों में डूबी हुई थी। तभी मिर्ज़ा साहब आगे बढ़े। इन्होंने दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मारा और इंतहाई सख्त और दो टोक लहज़े में बोले, "सुन लो कुलसुम, अगर तुमने आज घर से बाहर कदम निकाला या कोई भी ड्रामा किया तो याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें बनाने नहीं आऊँगा, बल्कि मैं सीधा पुलिस के पास जाऊँगा और तुम्हारे इन तमाम मज़ालिम की रिपोर्ट दूँगा जो तुमने पिछले कई सालों से इस यतीम बच्ची पर किए हैं। मैं दुनिया को बताऊँगा कि तुमने किस तरह नूर का सौदा एक बूढ़े शख्स से करने की कोशिश की थी। फिर देखना, मोहल्ले वाले तुम पर थूकेंगे या मुझ पर।" दरवाजे के पार एकदम सन्नाटा छा गया। कुलसुम बेगम की हिम्मत जैसे जवाब दे गई। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इनका शौहर, जिसे वो हमेशा दबा कर रखती थी, अब एक मुहाफ़िज़ बनकर सामने खड़ा है और वो वाक़ई अपनी बात पर अमल कर सकता है। कुछ ही देर बाद कमरे का कुंडा खुला और कुलसुम बेगम सर झुकाए बाहर निकलीं। इनके चेहरे पर वो पुराना तकब्बुर नहीं, बल्कि एक हारी हुई औरत की शिकस्त वाज़ेह थी। घर में इनके खौफ का वो बुत जो सालों से कायम था, अब हमेशा के लिए पाश-पाश हो चुका था। शाम के वक़्त सोहा अपनी माँ के पास गई। कुलसुम बेगम बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। सोहा ने अपनी अना और ज़िद को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। मामा, सोहा ने इनका हाथ अपने हाथों में लिया और धीमे लहजे में समझाया, ज़बरदस्ती के रिश्ते से सिर्फ़ बर्बादी मिलती है। शहरयार का दिल नूर के पास है और हम इसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर भी लेता है, तो वो मुझे कभी वो मोहब्बत नहीं दे पाता जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी में बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। कुलसुम बेगम ने हैरत से अपनी बेटी को देखा। तू ये क्या कह रही है ज़ोया? इस लड़की ने तेरी खुशियाँ छीन ली हैं और तू इसकी तरफदारी कर रही है। नहीं मम्मा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई है। ज़ोहा की आवाज़ में एक अजीब-सा सुकून और पुख्तगी थी। मैं अब समझ गई हूँ कि मोहब्बत माँगी नहीं जाती, वो खुद मिलती है। हमें ये सच्चाई मान लेनी चाहिए कि नूर ही शहरयार की असल पसंद है। ज़ोहा की इस दानिशमंदी ने पूरे ख़ानदान को हैरान कर दिया था। इसने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ़ तालीम याफ़्ता नहीं, बल्कि वाक़ई एक बावक़ार और बड़े दिल वाली लड़की है। इसके बाद ज़ोहा सीधी नूर के कमरे में गई। नूर उसे देखते ही घबरा कर खड़ी हो गई। नूर, सुहा ने बराह रास्त इसकी आँखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकती, क्योंकि जो दुःख मुझे पहुँचा है इसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा हक़ तस्लीम करती हूँ। तुम शहरयार की बीवी हो और मैं आज के बाद तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊँगी। तुम अब अपना घर सुकून से बसा सकती हो। नूर की आँखों से तशक्कुर और नदामत के आँसू बह निकले। इसने कुछ कहना चाहा, मगर ज़ोहा बिना कोई और बात किए कमरे से बाहर निकल गई। ये ज़ोहा के किरदार की सबसे बड़ी फ़तह थी, जिसने इसे अपनी ज़िद से बाला-तर करके एक अज़ीम इंसान बना दिया था। अब इस घर की फ़िज़ा बदल रही थी और सच्चाई अपनी जगह बना चुकी थी। अगली सुबह मिर्ज़ा साहब ने घर के तमाम अफ़राद को लाउंज में जमा किया और अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया। नूर की रुखसती बिल्कुल इस तरह होगी जैसे इस घर की बेटियों की होती है। मैं नहीं चाहता कि कल कोई भी इस बच्ची पर उँगली उठाए या इसके रिश्ते पर सवाल करे। मैं अपनी भतीजी को पूरे वक़ार और इज़्ज़त के साथ रुखसत करवाऊँगा। इनका लहज़ा दो-टोक और अज़्म से भरपूर था। निगहत बेगम ने मुस्कुराकर अपने भाई की ताकीद की। वो अपने कमरे की तरफ गईं और कुछ देर बाद एक सुर्ख़ रंग का मखमली डब्बा हाथ में लिए वापस लौटीं। वो सीधा नूर के पास आईं और इसका सर्द पड़ता हाथ अपने गर्म हाथों में ले लिया। ये मेरे ख़ानदानी ज़ेवरात हैं, जो मैंने हमेशा से अपनी होने वाली बहू के लिए सँभाल कर रखे थे। आज मैं ये अमानत अपने नूर को सौंपूँगी। निगहत बेगम ने डब्बा खोला और सोने के भारी कड़े नूर की पतली कलाइयों में पहना दिए। नूर के आँसू पलकों की पार तोड़कर छलक पड़े। फूफो जान, मुझे इन सब चीज़ों की कतई कोई ज़रूरत नहीं। आपने मुझे अपनी बेटी मान लिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा ज़ेवर है। मुझे मुझ जैसी यतीम के लिए तो ये सोचना भी मुहाल था कि कोई मुझे इतने मान से अपनाएगा। पगली, ये तेरा हक है। तूने मेरे बेटे की खातिर बड़ी खामोशी से बहुत दुख सहे हैं। अब तेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ होंगी। निगहत बेगम ने इसे प्यार से अपने गले लगा लिया। कुलसुम बेगम सोफ़े के एक कोने में खामोश बैठी यह सारा मंज़र अपनी आँखों से देख रही थी। इनके चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार अब भी नुमायाँ थे, मगर अब वो किसी को रोकने या ताना देने की पोज़ीशन में नहीं थी। इनका रोब और दबदबा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। सोहा ने रुखसती की तैयारियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा तो लिया, मगर वो ज़्यादातर नूर से एक फ़ासले पर ही रही। इसकी खामोशी इसकी ज़ख्मी रूह के आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने की अलामत थी। वो हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी, मगर ज़ख्म भरने में कुछ वक़्त तो दरकार था। रुखसती का वक़्त करीब आया। रुखस
रुखसती का दिन आ गया। नूर सुर्ख जोड़े में सजी हुई किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। पूरे खानदान के लोग जमा थे। मिर्जा साहब ने आगे बढ़कर नूर का हाथ शहरयार के हाथ में दिया। इनकी आंखों में आज बेपनाह सुकून और खुशी के आंसू थे। मेरे बेटे, आज मैं अपना सबसे कीमती असासा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस बच्ची ने मेरी छत के नीचे बहुत आंसू बहाए हैं। मेरी बुज़दिली की वजह से इसने बहुत ताने सुने हैं। अब इसे कभी रोने मत देना। मैं जानता हूँ तुम इसके लिए एक बेहतरीन साहिबान साबित होगे। मिर्ज़ा साहब की आवाज़ शिद्दत जज़्बात से भर गई थी। शहरयार ने मिर्ज़ा साहब के हाथ पर अपना मज़बूत हाथ रखा और पूरे यकीन से जवाब दिया, मामू, आप बेफ़िक्र रहें, नूर मेरी इज़्ज़त है, मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी जान से ज़्यादा इसका ख़्याल रखूँगा। इसकी आँखों में अब कभी दुःख के आँसू नहीं आएँगे। जाने से पहले नूर पूरे घर वालों से बारी-बारी मिली और आहिस्ता कदमों से चलती हुई कुलसुम बेगम के पास आई और इनके पास झुककर बोली, ताई अम्मी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे आज माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कभी आपका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की, मगर फिर भी हालात ऐसे बन गए थे। मैं आज जा रही हूँ, मुझे सिर्फ़ अपनी दुआओं के साथ रुख़सत करें। नूर के लहजे में सच्ची अकीदत और नरमी थी। कुलसुम बेगम ने एक सर्द निगाह नूर पर डाली और बिना कोई जवाब दिए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। इनकी फ़ितरत अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं बदली थी और वो अपनी अना के ख़ोल से बाहर आने को तैयार नहीं थी। नून ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर मुड़ गई। इसे अब इन तल्खियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शहरयार ने आगे बढ़कर इसका कंधा थामा और दोनों एक नए सफ़र पर रवाना हो गए, जहाँ सिर्फ़ मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून इनका मुंतज़िर था। शहरयार के नए घर में नूर को वो मकाम मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। एक शाम वो दोनों अपने घर के टेरेस पर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। तुम जानती हो नूर, जब मैं तुम्हें इस किचन की तपिश में खामोशी से काम करते देखता था तो मुझे अपनी बेबसी पर कितना गुस्सा आता था। शहरियार ने नूर के कंधे पर गरम शाल डालते हुए पूछा, मैं रोज सोचता था कि बस आज ही सब कुछ बता दूं, मगर अम्मी की बीमारी मेरे हाथ बांध देती थी और मैं रोज सोचती थी कि शायद मेरी किस्मत में सिर्फ ताई अम्मी के ताने और अंधेरा ही लिखा है। नूर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ नजरें उठाई, लेकिन आपने मुझे इस अंधेरे से निकाल लिया। मुझे तो अब भी डर लगता है कि कहीं मेरी आंख ना खुल जाए और ये सब एक हसीन ख्वाब साबित हो। ये हकीकत है नूर, और ये हकीकत अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम अब दब कर और सहम कर रहने वाली लड़की नहीं हो। तुम एक अफ़सर की बीवी हो, मेरी शरीके हयात हो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। शहरयार के अल्फ़ाज़ ने नूर के अंदर एक नया एतमाद और ज़िंदगी की रमक भर दी थी। निगहत बेगम ने भी इसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा था, जिससे नूर की शख्सियत मुकम्मल तौर पर निखर कर सामने आ गई थी। दूसरी तरफ मिर्ज़ा साहब के घर से भी एक इंतहाई खुशगवार खबर आ गई थी। सुहा का रिश्ता एक बहुत सुलझे हुए, पढ़े-लिखे और कामयाब बिज़नेसमैन से तय हो गया था। वो लड़का ज़ोहा की सलाहियतों की बहुत कदर करने वाला था और इसकी सोच ज़ोहा से बहुत मिलती-जुलती थी। मामा, मैं इस रिश्ते से पूरी तरह मुतमईन हूँ। ज़ोहा ने दोपहर कुलसुम बेगम के पास बैठकर बहुत नरमी और पुख्तगी से बात की। मुझे अब समझ आ गया है कि हर इंसान की एक अलग तकदीर होती है। जो मेरे नसीब में नहीं था, इसके पीछे भागना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। शहरयार मेरा वो ख्वाब था जो कभी मेरा हो ही नहीं सकता था। अब मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत एक खुले दिल के साथ करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खुश रहूँगी। कुलसुम बेगम ने बस इस बात में सर हिला दिया। वो अब भी पुरानी बातों को के शहर से पूरी तरह नहीं निकल पाई थीं, मगर अपनी इकलौती बेटी के चेहरे पर इत्मीनान देखकर इनके दिल का बोझ भी काफ़ी हद तक हल्का हो गया था। 1 साल का तवील अरसा पलक झपकते ही गुज़र गया था। दिन ईद का दिन था। मिर्ज़ा साहब का घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। ड्राइंग रूम में सब कुछ गप्पों में मसरूफ़ थे कि दरवाज़े से शहरयार और नूर अंदर दाखिल हुए। नूर की गोद में इसका एक माह का खूबसूरत बेटा था। नूर के चेहरे पर एक मुकम्मल औरत और माँ बनने की खुशी, चमक और भला का एतमाद था। इसका लिबास और अंदाज़ अब बिल्कुल बदल चुका था। ज़ुहा, जिसकी कुछ अरसे कबल धूम-धाम से शादी हो चुकी थी, अपने शौहर के साथ ईद पर मिलने आई हुई थी। वो नूर को अंदर दाखिल होते देखकर फ़ौरन अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर इससे एक पुरानी सहेली की तरह खुले दिल से गले लगा लिया। ईद मुबारक नूर, कैसी हो तुम? और मेरा प्यारा सा भतीजा कैसा है? ज़रा दो मुझे इसे। ज़ुहा ने खुशदिली से बच्चे को गोद में लिया
और इसके माथे पर प्यार किया। इसके लहज़े में अब कोई शिकवा, हसद या पुरानी तलख़ी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची और ख़ालिस खुशी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाजी, आप सुनाएँ आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? नूर ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। इसके दिल में भी अब सुहा के लिए बहुत इज़्ज़त थी। बहुत अच्छी नूर, बहुत पुरसुकून। ज़ुहा के चेहरे की रौनक और इसके शौहर की मोहब्बत भरी निगाहें बता रही थीं कि वो वाक़ई अपने नए घर में मुकम्मल तौर पर खुश और मुतमईन है। कुलसुम बेगम भी वहीं करीब मौजूद थीं। वो अब भी ज़्यादातर खामोश तबीयत रहती तब रहती थीं और नूर से बहुत कम बात करती थीं। लेकिन जब नूर ने अपने बेटे को इनके करीब किया तो इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने काँपते हाथों से इस छोटे से नर्म नाज़ुक वजूद को अपनी गोद में लिया और इसके रुखसार को छुआ। इनके लबों पर एक बेसाख्ता और हल्की-सी मुस्कुराहट उभर आई। वो नूर को तो शायद अभी तक अपने दिल से माफ़ नहीं कर सकी थीं, मगर इस मासूम बच्चे के लिए इनके अंदर की सोई हुई ममता जाग उठी थी। मिर्ज़ा साहब लाउंज के एक तरफ सोफ़े पर बैठे चाय पी रहे थे। इन्होंने अपने घर के सहन में मौजूद इन तमाम रोशन चेहरों को बकौर महसूस किया। ज़ुहा अपने शौहर के साथ-साथ हँसकर बातें कर रही थी। शहरयार अपनी माँ के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था और नूर कुलसुम बेगम के पास खड़ी अपने बेटे को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। मिर्ज़ा साहब ने चाय का कप मेज़ पर रखा और बेपनाह सुकून से पीछे टेक लगा ली। इनके दिल की अमीर गोशों से एक सच्ची दुआ निकली। इन्होंने सोचा कि इनकी एक छोटी-सी बगावत और सच्चाई का साथ देने ने आज कितनी ही ज़िंदगियों को बर्बाद होने से बचा लिया था। अगर वो इस रात खामोश रहते या अपनी बीवी के खौफ से सच ना बोलते, तो आज इस घर में ये हँसी-खुशी और रौनक कभी ना होती। इन्हें शिद्दत से महसूस हुआ कि सच बोलने की कीमत इंसान को ज़रूर अदा करनी पड़ती है। इसे अपनों की नाराज़गी भी सहनी पड़ती है, मगर इसका सिला हमेशा एक अब्दी सुकून की सूरत में मिलता है। और आज वो इस सुकून को अपनी आँखों के सामने मुजस्सम रूप में देख रहे थे। घर की दीवारें जो कभी खामोश सिसकियों की गवाह थीं, आज कहकहों से गूंज रही थीं। जारी है। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आप लोगों को आज की स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।